के ज़माने खल्क कार खुदा होती है। हमने कहा कि हमारा सिद्दीकी के साथ जो अब तो बिज़नेस जो है कनाडा से दुबई मूव कर रहे हैं सारा का सारा, और यहाँ बैठ के टैक्स फ्री इनकम जो है उसको मज़े का एन्जॉय करें और एक वार्म वेदर के अंदर रहे, जैसे कि जैसे आज -15 है और अगले हफ्ते जो बल्कि इस थर्सडे को शायद -20 टेम्परेचर होगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना पड़ेगी कि वो बिल्डिंग जो आप 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट के अंदर मिल रही है उसकी एज क्या है। अगर वो लेट्स से 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग है तो एक तो ये कि वो उसमें मेंटेनेंस के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त, आप सुनाइए कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच बस फॉर सर, गिविंग मी टाइम। ज़बरदस्त। आपकी जो बात थी ना वो मेरे दिल को लग गई थी कि हर चीज़, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा वो वर्ड जिस जो सेंटेंस हमने बोला था, लेकिन हर चीज़ जो भी करें वो आप रिकॉर्ड कर लें और उसको डॉक्यूमेंट करें। और वो बल्कि मैंने कल एक पॉडकास्ट कर रहा था तो मैंने वो मनी माइंडसेट ग्रुप के अपना जो वो हमारा वो है ना पेज, उसके ऊपर भी मैंने वो वीडियो डाली थी कि जो भी आप काम करें वाकई उसको रिकॉर्ड करें, क्योंकि कंटेंट जो है वो हर आपको नहीं पता किसके लिए कितना काम आ जाए, एंड बेशक, इट बिकम्स एसेट फॉर यू एज वेल। सो और सुनाए। एब्सोल्युटली, बिकॉज आपको सारी चीजें याद तो नहीं रहती ना, बहुत सारी हाँ। चीजें। तो मैं जैसे कि हमारी जो कम्युनिटी है, आप देखा होगा, मैं उसमें वीडियो नोट छोड़ देता हूँ, लाइक एटलीस्ट जो मुझे दिमाग में आ रहा है मैं शेयर कर लूँ ना, ताकि इंडिया का हाँ। डायरेक्टली फायदा नहीं हो सकता है, किसी और को फायदा हो जाए। तो हाँ। डॉक्यूमेंटेशन तो जी लाजिम है। नहीं नहीं बिल्कुल, सरकारी काम में बल्कि आदमी सीखता क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ही तो सीखता है। नहीं बिल्कुल, वो बल्कि अभी मैं थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो साथ वो भी वीडियोस बनाना शुरू कर दी है उसने। तो वो जो है मेरी वीडियोस देख रहा था पीछे, मतलब बैठा हुआ था लैपटॉप पे और मेरी वीडियोस देख रहा था। मैंने कहा तुम क्या देख रहे हो? कह रहे मैं आप देखना था कि आप पहले कैसे बनाते थे वीडियो। तो मैंने कहा अ, देखे यार ये डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख रहा है कि अब मेरी जर्नी क्या थी। तो इट इज़ एसेट, रियली एन एसेट फॉर मी, जो भी पीछे काम हुआ हुआ है और रिकॉर्ड हुआ हुआ है बिल्कुल। वो वाकई ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। खैर, फॉर ऑडियंस, जो हम कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट करना है हमको चीज़ों को, तो मेरी बात हो रही थी हमाद भाई से कुछ दिनों पहले, ही वॉज इंटरेस्टेड कि थोड़ा सा दुबई में रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। तो मैंने कहा आप होल्ड ऑन करें, आप एक काम करें कि ये सारी बातें हम पॉडकास्ट पे करते हैं, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें हैं वो हम पॉडकास्ट पे करते हैं, ताकि मेरे लिए भी कंटेंट हो जाएगा। जो हम आधे घंटे वैसे फ़ोन पे बात करेंगे तो लेट्स से 1 घंटे पॉडकास्ट पे बात कर लेते हैं, पूरी डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा बहुत एडिट में टाइम लगेगा लेकिन वो अगेन एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी और लोगों को नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। क्योंकि वैसे तो मैं रियल एस्टेट पे बात करता हूँ, इमिग्रेशन पे भी बात करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, लेकिन इन दैट सेंस कि किसी को पता चले कि कोई 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 जेन्युइन केस जिसके अंदर दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे लोगों के, क्योंकि बहुत टाइम पर हम लोग कुछ चीज़ें जो बात कर रहे होते हैं वो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, अब ज़रूरत नहीं है उसको रिपीट करने की। लेकिन कोई नया बंदा आता है उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ होती है वो। इनफैक्ट मेरे चैनल के ऊपर भी मैं कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी कह रहा होता हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों रिपीट करूँ उसको। लेकिन जो नई ऑडियंस आती है उसको नहीं पता होता, वो कहते हैं कि यार आपने पूरी तरह से नहीं डिस्क्राइब किया उसको। सो एनीवेज, सो आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका क्या सिनेरियो बन रहा है और क्या दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, आपको मैं मज़े की बात बताऊं, आपको पता है मेरा भी ताल्लुक कराची से है, और कराची में जो लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं ख़ास तौर पे, या जो बिजनेस में है, दुबई उनके लिए जो था ना वो एक हॉप अवे था, लाइक 1.5 घंटे हम्म। की, 2.5 घंटे की फ्लाइट हम्म। पे दुबई था। और लोग अक्सर छुट्टियां मनाने और दुबई फेस्टिवल और ये और वो जाते रहते थे। आपको हम्म। मज़े की बात बताऊं, मैं दुबई सिर्फ जिसके था लैंड पे जब मैं गया हूँ, जब मैं देखी ये चीज़ आगे, वो सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में। अच्छा। सही। मैं कभी ट्रांजिट में ज़रूर किया, लेकिन वो भी एयरपोर्ट से, तो मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं दुबई जाऊं। तो वो हम्म। एक दफ़ा जो मैं गया, खैर एक ट्रांजिट में मैं गया था बहुत पहले, वो उस वक्त पे दुबई दुबई नहीं था। ये बात है 1991 की। तो जो हम्म। एयरपोर्ट था हमारा, वो सिर्फ उसके ऊपर एक पट्टी थी, छोटी सी। हम्म। हम्म। आज तो दुबई ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। हम्म। तो मैं जब लास्ट दुबई गया था, अब से कोई 7-8 साल पहले, तो क्योंकि दोस्त भी थे वहाँ पे और सही, तो काफ़ी मुझे मौका मिला उन 3 दिन में दुबई को एक्सप्लोर करने का, देखने का। तो मुझे बड़ा थ्राइविंग सिटी लगा है, और वो हकीकत भी है, जैसे कि सुनते भी हैं उसको। एक ज़माने में हांगकांग हुआ करता था जैसे हम्म। एक थ्राइविंग सिटी, वो मुझे वो रिफ्लेक्शन आई दुबई के अंदर। लेकिन इत्तेफाक से मुझे दुबई में रहने का कभी इंटेंशन नहीं थी। एक वर्ड इंटेंशन ही आई थिंक बेहतर है यूज़ करना। तो 2019 में मैं वापस कनाडा मूव कर गया, लाइक परमानेंटली हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, वैसे मैंने जैसे पहले बोला था ना कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो ये पॉडकास्ट भी हमने फॉर ग्रांटेड लेते हुए स्टार्ट की कि आपको सब जानते होंगे। तो वो शायद जानते हो ज़्यादातर लोग, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा इंट्रो भी करते हैं। वैसे आपने थोड़ा सा बता दिया, लेकिन इंट्रो भी करते हैं अपना,
ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाए। मैं ज़रूर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। थोड़ी ये बात कंप्लीट कर लो, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो ज़ाहिर है अब हमें यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 6 साल होने को आए हैं। इस साल हमें 6 साल यहाँ रहते हो जाएंगे। घर भी हमने ले लिया, और अल्लाह का शुक्र है अच्छी तरह रह रहे हैं। आपको पता है मेरा अपना कोचिंग एंड कंसल्टिंग का बिजनेस है। आप लोगों के साथ मिलके हम मनी माइंडसेट एकेडमी रन कर रहे हैं। तो थिंग्स आर हैपनिंग। और अब मैं दिसंबर में 2024 में 60 ईयर्स का हो गया हूँ, 60 साल का हो गया हूँ। और माशाल्लाह। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि 45-50 साल के बाद आदमी सोचता है कि वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाए। फिर शायद उसको समझ में उस वक्त आता है, उससे पहले वो करता नहीं है। जो एक चीज़ मैंने की ना, मैंने वेल्थ क्रिएशन नहीं की एज सच, जितनी मैं कर सकता था या जितना मैं अपने पोटेंशियल को यूज़ कर सकता था, मगर मैंने एक काम ज़रूर किया, मैंने सेविंग ज़रूर की। और उस सेविंग को थोड़े बहुत तरीके से कहना चाहिए, उसमें उसको बेहतर करता गया, लेकिन उसको वेल्थ क्रिएशन की तरफ नहीं लगाया। मैंने एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन पे जो है वो लगाया है एट द एज ऑफ आई वुड से 50। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बड़ी हैं। अब एक ने पढ़ लिया, एक पढ़ रही है। सो जो जो मेरा सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, हर एक का सिनेरियो मुख्तलिफ हो सकता है। तो मैं अब ये दिमाग में मेरे आता है कि यार अगर हमारे पास एक ऐसी इंटरेस्टिंग पैसिव इनकम हो जो कि हम समझे एक तरीके से पोर्टफोलियो के हिसाब से भी देखेंगे, हम डिफरेंट जगह पे अपने अंडों को रखें, बजाय से कि हम कनाडा में ही रखें, हम दुबई में लगाएं। पाकिस्तान में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हालांकि ज़ाहिर है जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं इन्वेस्ट, बट मुझे कोई ख़ास उसका वो नज़र नहीं आता। क्या कहना चाहिए, उसका बेनिफिट नज़र नहीं आता, बिकॉज मैं पाकिस्तान, मेरे पास कोई रूट्स नहीं है पाकिस्तान जाने के लिए। वेरएज़ दुबई जो है ना, वो मुझे फिर भी एक्सेसिबल लगता है अभी। मैं आपसे अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप इतना, आपकी इन डेप्थ नॉलेज है और आप इतना काम करते हैं दुबई की या पूरे यूएई की मार्केट में आप बैठे हुए हैं, और आप लोगों को हेल्प करते हैं अपनी एडवाइजरी से, अभी समझाते हैं लोगों को कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करूँ, कि पहला स्टेज किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का जो है ना, वो आंखें बंद करके करने का बजाय एक्सप्लोर करने का है। तो उन लोगों को जिनको पता हो कि क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, फ्यूचर क्या है, तो फिर उसके बाद अपना एक जो है ना, एक इन्फॉर्म डिसीजन, एक वाइज डिसीजन ले कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये इट्स लाइक अ बैकग्राउंड टू कि मैंने किस तरह आपको रीच आउट किया। हालांकि हमारी दोस्ती तो अब काफ़ी पुरानी हो गई। उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम हमाद सिद्दीकी है, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। मैंने बड़े बड़े मज़े के काम किए लाइफ के अंदर। मेरी जो सबसे लंबी जॉब है वो ब्रिटिश रिप्टी कमीशन कराची के अंदर है, जहाँ मैं हेड ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट था। मोस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब मैं ग्रो करके वहाँ तक पहुँचा था। मैं क्वीन एलिज़ाबेथ II मरूमा का ऑफिशियल प्रेस ऑफिसर रह चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मेरा जो है इंटरनेशनल रहा हमेशा से। ट्रैवल बहुत रही। फिर 2006 से लेके 2020 तक मैंने यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ काम किया। उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था पाकिस्तान के लिए, और फिर वो रीजन के लिए बन गया। तो मैंने 12 कंट्रीज ट्रैवल किए, वहाँ काम किया, वहाँ की इकोनॉमी को समझा, क्या चल उनको समझा। तो थोड़ी सी सारे मुझे उसकी इदराक चीज़ों का हो गया कि कैसे चीज़ें चल रही होती हैं। और ये तो बात सही है कि एक ऐसी कंट्री जो कि बिल्कुल ही इकोनॉमिकली जो है ख़राब हुई हुई हो, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो लाइक पापुआ न्यू गिनी की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं वहाँ गया और वो बहुत ही, वहाँ के हालात ख़राब है, मगर स्टिल जिनको जो स्मार्टली काम कर रहे हैं और जो पैसे बना रहे हैं वो बहुत पैसे बना रहे हैं। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब मैं कनाडा में हूँ 2019 से। 2020 में मैंने अपना एक कंसल्टिंग कोचिंग का बिजनेस शुरू किया था, एंड दैट्स द बिजनेस दैट आई एम ग्रोइंग। और यू नो इन पिछले 5-5.5 साल में काफ़ी जो है, काफ़ी क्या, आई थिंक आई वुड से कि मैंने जो भी काम किया मुझे उसमें सक्सेस हुई है। तो मेरा दारोमदार सक्सेस का ये है कि यार अगर मैं $10 कमाता हूँ ना किसी चीज़ से, दैट्स सक्सेस, विच मीन्स के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये इट्स काइंड ऑफ अ क्विक बैकग्राउंड। वली भाई से जो मेरी दोस्ती हुई वो हुई एक ऑडियो पॉडकास्ट की वजह से, जिसमें ये आए थे और उन्होंने आके सवाल पूछे थे, और वहाँ से मैंने इनको फॉलो किया, इनसे इंस्पायर हुआ, और आज हम यहाँ बैठे हैं। राइट। नहीं, ये बड़ा अच्छा है कि आपने ये पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दिया, क्योंकि
जब भी बात करते हैं ना, मैं मेरे वीडियोस में जब भी बात करता हूँ, तो हम किसी एक बंदे की जब स्टोरी सुन रहे होते हैं या उसके डिसीजंस देख रहे होते हैं लाइफ के, या उसके परसेप्शंस देख रहे होते हैं, तो वो एक पर्सन होता है। अब बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि यार आप कनाडा के बारे में बात करते हैं और आप गलत बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, मैं खुद बात नहीं कर रहा, वो जो बंदा सामने बैठा हुआ है वो मुझे अपनी स्टोरी बता रहा है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको फायदा भी होता है कनाडा से, डेफिनेटली बहुत बहुत एक आई वुड से कि ग्रेट, इट्स अ ग्रेट कंट्री। बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। एट द सेम टाइम जो लोग अंडरमाइन करते हैं दुबई को, उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पर कितना लोगों को अपलिफ्ट मिलता है। जब लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे पूरे खानदान अपलिफ्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसके अंदर से जब यहाँ पर लोग आते हैं, तो पूरी पूरी बड़ी बड़ी अंपायर्स बन जाती हैं। कभी कभी अंपायर्स ना भी बने तब भी आप एक लेवल से अप हो जाते हैं, 2-3 लेवल अप हो जाते हैं अपने जो सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है। सो हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक का जो तरीका है वो अलग होता है सोचने का, देखने का। सो आप जो कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा रियल एस्टेट का देखना है यहाँ पर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। लेकिन उसके अंदर अगेन वही पॉइंट आता है कि आप सिर्फ दुबई एक दफ़ा आए या मैक्सिमम 2 दफ़ा आए, लेकिन आपके दिमाग में परसेप्शन बना हुआ है। तो जिस चीज़ पे हम बात करते हैं अपने मनी माइंडसेट ग्रुप में भी, कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोग ने आपको सिर्फ किसी की बातों में सुना हो, लेकिन आपको पता हो नहीं यार ये चीज़ ज़बरदस्त है। तो दुबई को इसी तरह से है ना, आपने सिर्फ सुना है उसके बारे में, या सिर्फ चले देखा है वीडियोस में, आपने सिर्फ उसको 1-2 दफा ही लैंड करके देखा है, लेकिन आपको नहीं पता कि एक्चुअल में किस तरह से 3 दिन तो कुछ भी नहीं होता है ना एक सिटी को देखने के लिए। सो हाँ, ब्रांडिंग इसकी ऐसी है कि इसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है, जैसे कनाडा की उसमें ब्रांडिंग तो भी काम ऐसी कर है। रहे हैं, उसी हाँ। पे काम कर रहे हैं। देखिए, अगर अगर आप दुबई की मिसाल लें तो अब दुबई और अबू धाबी या अजमान या दूसरी जगह जो है, वो बहुत जोर मार के भी वहां तक नहीं पहुंची। ओमान या इवन कतर भी नहीं पहुंचा रहे। कतर के पास बहुत पैसे हैं, और हम्म। टू सम एक्सटेंट कतर आई वुड से बहुत बेहतर है बहुत सारी चीज़ों में दुबई के मुकाबले में। हम्म। लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं है उस तरह से। ये आप हम्म। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने ट्रांजिशन ज़रूर देखी। अगर हम्म। आप देखें 91 में बहुत कम लोग दुबई यानी मजदूरी करने तो जाते थे, लेकिन रहने नहीं जाते थे। हम्म। तो या अपनी लाइफ को चेंज, क्योंकि था ही नहीं वहाँ पे, कुछ रेगिस्तानी था। जब ऊपर से आप लैंड करें तो नीचे सिवाय मट्टी के तो कुछ नजर कैन नहीं यू आता था। इमेजिन कि 1960s के अंदर मैं ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिनके फोर फादर्स को, फोर फादर्स तो नहीं कहना चाहिए, वो तो अभी भी जिंदा है वो साहब, जिनको ये ऑप्शन मिला था कि आप यूएई का पासपोर्ट ले लें। उस जमाने में ऑप्शन देते थे वो, आपको लेना है तो ले लें, पाकिस्तानी थे वो। लेकिन उन्होंने बोला कि यार मैं इस मुल्क का पासपोर्ट लेके क्या करूंगा। तो उनके बच्चे आज भी बताते हैं कि यार ये हुआ था, हमारे अब्बा ने जो है ना रिजेक्ट कर दिया था कि उनको नहीं लेना था, हाँ। उनको पाकिस्तानी ही रखना था। तो ऐसी सिचुएशन से लेकर आज के हमें वीज़ा में भी मुश्किल होती है, तो वो एक ट्रांजिशन तो है। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रेजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रिसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रिसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर के एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो है ना, अ, वो बहुत कम होती है, और एक ज़माने में तो होती नहीं थी। ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, जो लोग इंडिया से माइग्रेट करके आए थे ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी उन लोगों के लिए जो कि उन फैमिलीज से ताल्लुक नहीं रखते। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे ये स्टोरी सुनाई, कि मैंने उससे सवाल पूछा ये कि
बाबा आपने ये सब कुछ क्यों नहीं किया? लाइक बहुत सारी चीजें हुई उस जमाने में कि लोगों ने घरों पे, हवेलियों पे कब्जा किया, जो लोग छोड़ के गए थे, इंडिया छोड़ के चले गए थे, और उसके बाद वो उन्होंने उनके नाम हो गई वो, जो कि जाहिर सी बात है, जो वहाँ बैठा आके उसको नाम कर लिया। तो बाबा ने एक बड़ी मजे की बात बताई, अल्लाह बख्शे उनको। उन्होंने कहा यार, मसला ये था कि हम इंडिया में हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी जायदाद थी। हम तो पाकिस्तान टेम्परेरी आए थे, हमें तो यकीन ही नहीं था ये मुल्क चलेगा। हम तो ये सोच के आए थे यार, ये 1 महीने 5 महीने की बात है और हम वापस जा रहे होंगे, क्योंकि ये क्या चल सकता है, मुल्क चल ही नहीं सकता। तो उ- उस फेज पे हमने कभी कोई फैसला ही नहीं किया इस तरह का जिसके अंदर हम कोई हम्म स्मार्ट डिसीजन करते। इतनी कराची के हवाले हम्म से ही देखें आप, इतनी हम्म प्रॉपर्टी थी। या मैं अपनी बात भी करूं यार, देखे वही भाई, मैं ब्रिटिश शिफ्ट कमीशन में 91 में गया था। मैं फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद प्रॉब्ली या होगा 93 में या 94 में। मतलब इस्लामाबाद क्या था, इतनी सी जगह थी इस्लामाबाद, इतनी जमीन खाली पड़ी हुई थी, और बहुत सस्ती जमीन थी वहाँ पे। I8 वगैरह तक लोग वहाँ जाते ही नहीं थे, जंगल था। और वहाँ पे लिटरली मुझे किसी ने कहा कि यार यहाँ पे प्लॉट ले लो, और मेरे पास पैसे भी थे, पर लिटरली मतलब आप ये सोचें कि लाख रुपए से कम की वहाँ पे वो प्रॉपर्टी आती थी कनाल की। नहीं ली, तो यार पागल, इस पे वहाँ कराची से निकल के हम कहाँ जाएंगे? सो दी, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। देखें, अगर माइंडसेट। हम इसके बारे हम्म में सोचें, हम आज के बजाय सोचना शुरू करेंगे यार आज से 10 साल बाद। तो मैं हमेशा 10 साल बाद की बात करता हूँ। मेरे ख्याल में जो मैंने जिंदगी में देखा है ना, कि आपकी हर चीज का लाइफ साइकिल जो है ना 10 साल पे होता है। हम्म एक डेकेड के ऊपर एक लाइफ साइकिल होता है किसी भी चीज का, चाहे आप अपनी कैरियर ले लें, एजुकेशन ले लें, फैमिली लाइफ ले लें, बच्चों की लाइफ ले लें, जॉब ले लें। 10 साल, अगर 10 साल में हम्म। उस लाइफ साइकिल में चेंज नहीं आ रहा ना, उसका मतलब यार, मतलब थिंग्स आर नॉट राइट। अच्छा, दस ये साल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे एक कज़न है, उन्होंने हमें ऐसी बात हो रही थी कुछ कुछ साल पहले, 1 2 साल पहले। बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान में हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो घर बनाते हैं। अब घर वो बड़े चाह से बनाते हैं कि भाई ये घर हमारी जनरेशन्स के लिए रहेगा, बच्चे रहेंगे उसमें। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर, ये 10 साल का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, 10 साल के अंदर अंदर आपकी फैमिली की सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। कुछ है, उसमें कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ नए लोग आ जाते हैं। तो कुछ है। आपका सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, जबकि आपको घर चेंज कर लेना चाहिए 10 साल बाद, ज्यादातर केसेस में, जब फैमिली की सिचुएशन चेंज हो जाए। क्योंकि या तो आपको बड़ा घर चाहिए होगा या छोटा घर चाहिए होगा, लेकिन उसी घर में रहते रहते हैं और वो पूरे जनरेशन चलता है वो घर। तो ये चीज मैंने देखी है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये बहुत सारी जगहों पर भी इस तरह से होता है कि लोगों को मूव करना आसान नहीं होता। अगेन वो माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट के थ्रू ही वो चल रहे होते हैं। अच्छा, ये इसमें कोई, देखिए, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट। हाँ। अगर आप हम्म देखें, जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं वो बाज़ औक़ात बहुत सक्सेसफुल भी होती हैं, इस वजह से कि वो शेयर्ड एक्सपेंसेस के साथ रह रही होती हैं। हम्म मैं अगर अपनी मिसाल भी दूं, जब मैं यहाँ कनाडा वापस मूव किया, तो मेरे लिए एक बड़ा एडवांटेज था कि मुझे इमीडिएटली किराया नहीं देना था। मेरे हम्म भाई का घर था, हमारे आने से 6 महीने पहले उसने पूरी बेसमेंट तैयार करवा दी। एक एक सिटिंग एरिया, एक बड़ा सा बेडरूम, और ऊपर जो थे उसका एक कमरा अवेलेबल था। वो बेटियां, उनका बच्चियां दोनों यहाँ रहेंगी, आप नीचे रहें, और बाकी तो सब बीच में ही रहेंगे, खाना साना तो सब एक साथ ही पकता है वो। तो हमने कहा ठीक है जी, और हम आके ठक वहाँ से लैंड किए और यहाँ सीधा गाड़ी में आके घर में बैठ के बिरयानी खाई। हमने तो वही, मैंने बिरयानी पकाई भी थी ना। वो जो 2 साल थे ना, जो मैंने यहाँ पे भाई के साथ में रहा, उस 2 साल में अगर मैं अकेला रह रहा होता तो मैं साल के एटलीस्ट $50,000 खर्च कर रहा होता इस एक्सपेंस के ऊपर। हम्म जो कि मैंने, अगर आपको बताऊं सच्ची बात, तो खर्च किए कोई 15,000, क्योंकि मैं हम्म 50% उसकी मॉर्गेज, मैंने कहा यार ये गलत बात हो जाएगी, 50% मॉर्गेज तो मुझसे ले लो। तो अगर मैं 2 साल में देखूं तो या तकरीबन मैंने 15,000 या $16,000 खर्च किए होंगे, एज कम्पेयर टू $1,00,000 के। तो जो मेरी बॉटम लाइन थी वो ग्रीन थी देखा जाए तो, उन टर्म्स के हम्म अंदर, कि मैंने इतने सारे पैसे सेव किए, जिसकी वजह से मुझे एक स्टेपिंग स्टोन मिल गया। मगर जब वाज टाइम कि मुझे वहां से निकलना था, जाहिर है, अपना घर लेना था पाकिस्तान में भी। जो हमारा घर था, जब हमने बनाया वो घर कुछ नहीं, बाद में हम आपके पड़ोसी हैं पाकिस्तान में भी, आपसे जिक्र हुआ था इस हम्म सिलसिले में। तो हम्म दिमाग में ये था कि 2 फ्लोर है, 2 भाई हैं हम लोग, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। बहनें उनकी सारे की शादी हो गई थी, एक दूसरे की भी हो जाएगी। तब वो दी आइडिया। मजे की बात ये कि मेरा छोटा भाई कभी उस घर में रहा ही नहीं, लाइक टेकिंग द ओनरशिप ऑफ दैट फ्लोर।
क्योंकि जब वो यंग था तो वो यहाँ कनाडा आ गया, फिर वो जाहिर सी बात है यहाँ की सिटीजनशिप ले ली। 98 में वो यहाँ आ गया था कनाडा। पॉइंट है कि बाद औक़ात हम इतने फ्यूचरिस्टिकली देख नहीं रहे होते, सोच नहीं रहे होते, लेकिन हमें करना चाहिए। तो जो आपसे मैं सवाल मैंने पूछे थे, हालांकि अब मैं 60 साल का हूँ और टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं चाहूँ तो मैं 65 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट ले सकता हूँ ऑफिशियली, और मुझे मेरी पेंशन वगैरह शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत नहीं होती लेकिन एटलीस्ट इतनी होती है कि आप रोटी पानी चला सकते हैं आपका, बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से इनकम जनरेट होती है। मैं अपना जो काम कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ सारा का सारा, घर से बैठे करना होता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो दैट वाज द रीज़न कि मैंने आपसे सोचा कि आपसे बात की जाए, आपसे मशवरा किया जाए इस सिलसिले में, कि ज़रूरी नहीं कि मैं आज एक फैसला लूँ, हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट आई वुड हैव समथिंग टू कंसिडर। और मजे सही। की बात है कि हो सकता है डायरेक्टली मैं ना लूँ ये फैसला, मैं किसी और के लिए ये फैसला करवा दूँ, कि जो लोग ये इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो फैसला कर दें कि अगर उन्हें कोई फैसला डिसीजन लेना है तो वो एक था। तो मेरा पहला सवाल इस सिलसिले में यही होगा कि मुझे थोड़ा सा आप कोई थोड़ा पर्सपेक्टिव बताएं इसका, दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का, विद एन एम, जो मेरा एम है और जो कि गलत भी हो सकता है, यू कैन करेक्ट मी इफ यू वांट टू। मेरा एम ये है कि मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी लूँ ना, दैट प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग, जिससे मैं रेंटल इनकम जनरेट कर सकूँ। सिंपल सवाल ये है। तो ठीक है। इन हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव, आप इतने साल से वहाँ पे है, हाउ हैव यू सीन थिंग्स हैपनिंग? क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी लेते हैं उस पर ऐसी बात एक उसकी वैल्यू का भी एक जो पोर्शन होता है कि जी वो कितनी अप्रिशिएट कर रही है, विजा विजा आपसे कितने पैसे मंथली बेसिस पे कमा रहे हैं, तो ये सही। बताइए। सही। तो पहले तो सबसे ये कि देखिए, दुबई इज़ नॉट लाइक कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि वहाँ मैंने ये देखा है कि इवेंचुअली आपके पैसे बढ़ते हैं। अब मैंने कॉन्डो मार्केट नहीं देखी कनाडा के अंदर, कि उसके अंदर अगर आज आपने कोई 10 साल पहले कोई कॉन्डो लिया होता और आज उसकी प्राइस कंपेयर करें 10 साल 15 साल बाद, तो उसकी प्राइस में कितना फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो नॉर्मल घर होते हैं, टाउन हाउसेज जिसे कहते हैं, या सिंगल यूनिट फैमिली होम्स होते हैं, उसके अंदर प्राइसेस बढ़ ही जाती हैं। अभी नहीं तो 10 साल बाद या 15 साल बाद देखेंगे तो वो बढ़ जाएगी प्राइस। ऑन कॉन्ट्रारी, यहाँ पर अगर अपार्टमेंट्स लेते हैं तो उनकी प्राइसेस नॉट नेसेसरीली बढ़ती हैं। मतलब वो प्राइसेस आपको स्टैग्नेंट भी नज़र आती हैं, कहीं कहीं वो बढ़ती भी नज़र आती हैं, कहीं कहीं वो डेप्रिशिएट होती भी नज़र आती हैं, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये बात अब कंपेयर करना पड़ेगी आपको, अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट या विला टू विला या टाउन हाउसेस टू टाउन हाउसेस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू जंप इनटू कंक्लूजन्स। अच्छा, दूसरा ये कि रेंटल रिटर्न्स की बात करें तो रेंटल रिटर्न्स यहाँ पर अच्छे होते हैं। रेंटल रिटर्न्स आज की प्राइस के ऊपर देखेंगे तो आज की प्राइस के ऊपर आपको लेट से 6%, 7%, इवन समटाइम्स 8%। 8% अब मुश्किल हो गया, लेकिन 6 से 7% आपको मिल जाता है आफ्टर adjusting to whatever in like expenses you have in terms of property maintenance charges या जो भी और किस्म के expenses होते हैं वो हटाकर। अच्छा, आपके आरओआई तो आपको अच्छी हो जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी मिले। यहाँ पर एक और ट्रेंड है जो कि कनाडा में भी है, जो कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ का होता है। यानी कि जो बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ अभी बिल्टअप नहीं हुई हैं, लेकिन उनको जो मार्केट में आती हैं सेल के लिए, तो उनको अगर आप लेते हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं, और यूजुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको पसंद करते हैं, खासतौर पे ओवरसीज जो इन्वेस्टर्स होते हैं। एंड द रीज़न इज़ के लेट्स से अब आप अगर प्रॉपर्टी लेने आते हैं और आपके पास पूरा पूरा कैश मौजूद है, फिर तो एक अलग सिनेरियो है कि आप पूरा का पूरा, लेट्स से आपने 6 लाख दिरहम की कोई प्रॉपर्टी देखी, आपने पूरे के पूरे पैसे उसमें डाल दिए, और उसके बाद आपको उससे रेंटल जनरेट होना शुरू हो गया। लेकिन ऑफकोर्स वो रेंटल जो है ना 5%, 6%, 7% का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक एडिशनल प्रॉपर्टी की हेसल वो आसान नहीं होती है, आप रिमोटली उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ऑल्दो के आई वुड से कि यहाँ पर जो टेनेंट्स के और लैंडलॉर्ड के जो मसले होते हैं वो कंपेयर टू कनाडा कम होते हैं, क्योंकि कनाडा में मैंने जितनी स्टोरी सुनी है उसके अंदर आपको आपका जो टेनेंट है वो हार्ड टाइम दे सकता है। यहाँ पर उस तरह से नहीं होता। एट मैक्स क्या होगा, उसने रेंट देना बंद कर देगा, आप केस कर देंगे उसके ऊपर, वो इवेंचुअली 2-3 महीने के अंदर एविक्शन हो जाएगी। ये चीज़ कनाडा में नहीं होती। कनाडा में मैंने यासीन के साथ हमारी पॉडकास्ट हो रही थी तो उसने बताया था कि साल से ऊपर उसके हो गया था, एविक्शन नहीं हो पाई थी, हियरिंग ही नहीं हो पाई थी।
तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर मसला नहीं है। थोड़े से टेनेंट वो मसले होते हैं जैसे रेंटल के होते हैं। अब फर्ज करें आपने प्रॉपर्टी आज ली 6 लाख दिरहम की, उसी एरिया में आज से 2 साल बाद रेंटल जो है वो जो 6 लाख की प्रॉपर्टी थी, लेट सपोज के उसकी रेंटल आपको साल का मिल रहा था, नेट रेंटल मिल रहा था 50,000 दिरहम, जस्ट एज अ एग्जाम्पल। अब 2 साल बाद प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज हो गई और रेंटल भी इंक्रीज हो गया। अब 2 साल बाद जो रेंटल इंक्रीज हुआ उसके कुछ लॉज हैं कि आप जो है ना, ये नहीं हो सकता कि लेट से उसकी रेंटल हो गया आज, अब जब नए बंदा आता है उसको आप आराम से फर्ज करें 80,000 में रेंट आउट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको इतना रेंट नहीं बढ़ा सकते, उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से सम ईयर्स बढ़ाना होगा आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर आपने उसको एविक्शन का नोटिस देना है तो उसके लिए भी बड़ा सॉलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आप या तो खुद उसमें मूव हो रहे हो या आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो। इन दोनों केसेस के अलावा थर्ड चीज कोई नहीं हो सकती। और अगर आप ये करते हैं, इन दोनों चीजों के बेसिस के ऊपर आप किसी को एवेक्ट करवाते हैं और वो एवेक्ट करने के बाद वो उसको पता चलता है कि आप या तो उसमें खुद नहीं रह रहे, आपने दोबारा से रेंटल पे दे दिया उसको, तो वो केस कर सकता है। तो उस वो कुछ चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन वो मसले नहीं है जो कनाडा वाले मसले हैं। यानी कि उसके अंदर अगर कोई बंदा रह रहा है उसको रेंट पे करना है, ये नहीं हो सकता कि वो रेंट पे करे बगैर रहना शुरू कर दे और उसको कोई कुछ कह ना सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो अच्छा, अब जो मैं कह रहा था कि आपके पास ऑप्शन, अगर आपके पास कैश है वेल एंड गुड, आप पैसे पे करें और स्टार्ट कर दें अपनी इन्वेस्टमेंट, और आपको पैसे जो भी आपके हैं उसके रेंटल रिटर्न मिलता रहेगा। दूसरा जो लोग करते हैं वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज लेते हैं। अच्छा, मुझे वो पसंद इसलिए है कि आप ऑल्दो कि वो महंगी हो गई हैं प्रॉपर्टीज, लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको मॉर्गेज में नहीं जाना पड़ता। इन केस आपने ये सोचा हुआ है कि आपको मॉर्गेज करनी थी प्रॉपर्टी, तो आपको बीइंग एन ओवरसीज लेट्स से जो एक्सपर्ट है, दुबई में रह नहीं रहा, उससे ज़्यादा का आपको थोड़ा सा रेट मिलेगा। आपको 20% पे नहीं मिलेगा, आपको 50% पे मिलेगा। यानी कि आपको 50% डाउन पेमेंट करनी होगी। 6 लाख की प्रॉपर्टी पे 3 लाख दिरहम तो आपके पास हाथ में होने चाहिए। अगर मैं कोई 6 लाख की प्रॉपर्टी अज्यूम करता हूँ, मुझे समझ में आती है और मैं दुबई में रह रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 20% या 25% चाहिए। सही। आपके लिए वो 50% की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज़ जो रेडी प्रॉपर्टी है उसके लिए अगर तो कैश है तो फिर आप सोच सकते हैं, नहीं है तो फिर मॉर्गेज हो सकती है, लेकिन उसमें 50% की आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। और फिर मॉर्गेज के रेट्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, सो वो थोड़ा सा फ्रिक्शन आती है उसके अंदर, बट हो जाता है। अच्छा, लेकिन ऑफलाइन प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि ऑफलाइन प्रॉपर्टीज के अंदर जो एग्जिस्टिंग रेट्स होते हैं प्रॉपर्टीज के, जो बिल्टअप प्रॉपर्टीज होती हैं, उस पहले ये होता था कुछ अरसे पहले तक कि ऑफलाइन प्रॉपर्टीज के रेट कम होते थे। अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर रेट्स हो गए हैं जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, या कभी कभी कुछ ज़्यादा भी रेट्स होते हैं, डिपेंडिंग के आपकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी क्वालिटी कैसी है या डेवलपर कैसा है, या इस तरह की चीज़ें। फर्स्ट करें एक एक ब्लॉक है, उसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आपको मिल रही है लेट्स से 1500 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट के ऊपर। उसी के बराबर में एक नई ऑफ प्लान प्रॉपर्टी आती है जो कि 3 साल बाद कंस्ट्रक्ट होगी, अभी से उसको सेलिंग शुरू हो गई है। उसके रेट्स होंगे 1600 दिरहम पर स्क्वायर फीट। लेकिन वो इस अब आपको महंगा लग रहा है वो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना पड़ेगी कि वो बिल्डिंग जो आप 1500 दिरहम पर स्क्वायर फीट के अंदर मिल रही है उसकी एज क्या है। अगर वो लेट्स से 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो एक तो ये कि वो उसमें मेंटेनेंस के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा मसला ये होगा कि जो उसकी बिल्टअप जो जो पूरा उसका आर्किटेक्चर है वो पुराना है। अब अगर अपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर लेट्स से जो विंडोज हैं वो पुराने स्टाइल की बनी हुई है। अब जो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं उसमें फ्लोर टू सीलिंग पूरी आपको ग्लास विंडोज मिलती हैं। तो अगर जो आप टेनेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो टेनेंट होगा वो आके देखेगा नई बिल्डिंग के अंदर नए टाइल्स लगे हुए हैं, सब कुछ नया बना हुआ है, तो उसको वो अपील करेगा एज अ इन्वेस्टमेंट, लेट्स से एज अ रेंटल अपॉर्चुनिटी। सो जब 3 साल बाद वो बन के निकलेगी, तो जो एग्जिस्टिंग आपकी बिल्डिंग है जो कि 1500 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट पर थी, हो सकता है वो उतना ही पे रहे, और ये जो 1600 पे ली थी आपको, ये 2000 पे चली जाए या इससे ज़्यादा पे चली जाए। थोड़ा सा इसमें रिस्क होता है। रिस्क होता है बिकॉज आपका जो डिले हो सकता है प्रॉपर इसके अंदर हो सकता है वो क्वालिटी उस तरह की ना मिले जो आपने सोचा हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस बहुत अच्छी हैं। सो आपके पास एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि वो डेवलपर पैसे लेके भाग जाए, जो कि पहले होता था। 2008-9 के अंदर जो स्लम्प आया था यहाँ पर, उसमें ये हुआ था। उसके बाद से अच्छा, दुबई का एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर लर्निंग अनलर्निंग बहुत क्विकली हो रही होती है। तो गवर्नमेंट अपने आप को जो ट्रेन कर रही होती है, जो जो इश्यूज आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसके सिस्टम्स रोबस्ट हो जाते हैं। तो एक जो इन्होंने सबसे अच्छा सिस्टम जो मुझे लगता है वो एस्क्रो अकाउंट का है। तो अगर फर्स्ट करें आप ऑफलाइन प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपको जो पैसे आप दे रहे होते हैं वो डेवलपर के एक पर्टिकुलर अकाउंट में आते हैं,
और जब तक वो बिल्डिंग का माइलस्टोन कंप्लीट नहीं होता है गवर्नमेंट उसको रिलीज नहीं करती है। तो अगर फर्ज करें आपने पैसे पे किए मैं अंटिल द सेकंड फ्लोर, तो जब तक सेकंड फ्लोर कंप्लीट नहीं होगा गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर जब तक उसको देखेंगे नहीं, जब तक वो उसकी पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे। इसी वजह से जो डेवलपर स्टार्ट करता है काम करना उसके पास कैश फ्लो होना चाहिए, मतलब अच्छा कैश होना चाहिए, जब भी वो कुछ काम करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसको शुरू में बहुत जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे। आई एग्री कि यहाँ पर कुछ इस वक्त मार्केट हॉट हुई भी है, बट एट द सेम टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं तो दुबई बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा। अगर कंपेयर करें जो ब्रांड आप बात कर रहे हैं ना, मतलब पूरी दुनिया में दुबई का पता है, लेकिन शायद पूरी दुनिया में कैलगरी का नहीं पता होगा, या पूरी दुनिया में ये भी नहीं पता होगा लोगों को कि कनाडा में ओंटारियो कोई जगह है। टोरंटो का शायद पता हो लेकिन ओंटारियो का नहीं पता होगा, इसी तरह से यूएई का नहीं पता होगा लेकिन दुबई का पता है। तो जो ब्रांड बन गई है ना, इसकी वजह से बहुत सारे फायदे हैं यहाँ पर रहने के। अब मैं आपको फायदे बताता हूँ, लोग आते क्यों हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार दुबई की प्रॉपर्टीज इतनी एक्सपेंसिव है, सैलरीज तो उस तरह से नहीं बढ़ रही, या इस वक्त भी बाय द वे सैलरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बबल इंडिकेटर एक होता है। मैंने अब विजुअल कैपिटलिस्ट की नई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर कनाडा बबल टेरिटरी के अंदर था, यानी कि टोरंटो बबल टेरिटरी के अंदर था। उसको वो कंप्यूट कैसे कर रहे थे, वो कह रहे थे उसके अंदर करंट प्रॉपर्टी प्राइसेस और लोगों की जो वेजेस हैं उसको कंपेयर कर रहे थे, और बहुत सारी और चीज़ों को जो कि आपकी रेगुलर कमोडिटीज होती हैं उससे कंपेयर कर रहे थे प्रॉपर्टी प्राइसेस को। तो वो बबल टेरिटरी में आ रहा था कि भाई लोगों की इनकम उतनी है नहीं, फिर भी उसकी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा है। कनाडा में नॉर्मल जो रेट्स होते हैं अच्छे जो कंसिडर अच्छे होते हैं, $1 लाख अच्छी सैलरी कंसिडर होती है। अगर $1 लाख को देखें तो वो फैमिली कैसे अगर डुअल इनकम नहीं है तो वो तो एक अच्छा घर नहीं अफोर्ड कर सकते। दुबई में उस लेवल का इन्फ्लेशन नहीं थी इन टर्म्स ऑफ द हाउसिंग कुछ अरसे पहले तक, अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि दुबई की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वो है जो कि दुबई में काम नहीं कर रही है, मतलब रह रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। पहले ये होता था कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रह नहीं रहा कोई, यहाँ पर बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि लोग आना चाहते हैं। और लोग क्यों आना चाहते हैं, जब से ये कोविड आया, कोविड के बाद से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो यहाँ पर जो वीज़ा रिजीम है वो काफ़ी चेंज हुई है, मतलब आप गोल्डन वीज़ा मिलता है, 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिलता है, तो आपको एक ओनरशिप का एक एहसास होता है कि हाँ यार चलो मेरे पास 10 साल का वीज़ा है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी जॉब से मेरी यहाँ की रेजिडेंसी है वो जॉब से अटैच्ड है। अब मुझे 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिल गया तो मैं रह सकता हूँ, मेरे पास पैसे होने चाहिए, कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। अगर कैश फ्लो अच्छा है फिर आप यहाँ रह सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो पूरी दुनिया में गिग इकोनॉमी आई है जिस पे हम लोग भी काम करते हैं, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन काम करना है, तो अब आप कनाडा में रहें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूके में $1 मिलियन या £1 मिलियन कमा रहे थे, उनको कह रहे वो बंदा मुझे कहता है कि यार, और वो थ्रू यूट्यूब, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू हिज ओन ऑनलाइन थिंग्स, वो उससे तकरीबन £1 मिलियन के करीब बना रहा था। कह रहा था कि मेरा जो कंपनी फॉर्मेशन के बाद भी टैक्स जा रहा था वो तकरीबन, मैं कुछ भी कर लूँ, £4 लाख तो मेरा जाता ही था टैक्स, उससे कम मैं नहीं कर पा रहा था। कितना भी मैं कुछ कर लूँ उसके अंदर कुछ उसके मसले भी थे। वो यहाँ पर आया है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद उसको कंपनी फॉर्मेशन के खर्चे आए, उसको थोड़े बहुत शुरू के खर्चे आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रहते हुए आप जो एक्सपेंस कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, वो अगर आप इस लेवल के एंटरप्रेन्योर हैं जिसमें इतने पैसे बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ फायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको टैक्स जीरो है। जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो जीरो है, कॉर्पोरेट टैक्स 9% है, लेकिन उसके वेज होते हैं। जो लोग इतने बड़े लेवल के ऊपर आ रहे हैं उनको पता है कि कॉर्पोरेट टैक्स कितना देना है और कितना, पर्सनल इनकम टैक्स तो देना ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर अपार्ट फ्रॉम जो दुनिया में लोग आ रहे हैं पूरी दुनिया से, अपार्ट फ्रॉम द यूएस, बाकी जो लोग हैं उनको अपनी ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं देना। तो अगर आप लेट्स से आप अपनी एग्जांपल लें, आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मुझको कनाडा में रहते हुए अब मेरी इनकम बहुत बढ़ गई है और अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा इतना ज़्यादा टैक्स देना। आप अपना पूरा सेटअप दुबई लेकर आ जाएं। आप दुबई लेकर आएंगे, आपका पूरा सेटअप यहाँ पर स्ट्राइप का अकाउंट फॉरेन खुल जाएगा, आपकी कंपनी खुल जाएगी। आपको अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, अगर प्रॉपर्टी लेते हैं 2 मिलियन से ऊपर की तो गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। आप यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे अपनी फैमिली के साथ। द ओनली थिंग इज दैट जो यहाँ की गवर्नमेंट को काम करना चाहिए वो थोड़ा हेल्थ केयर के ऊपर है। जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर है वो थोड़ी सी एक चैलेंजिंग है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि सब लोग इंश्योरेंस करवाएं अपनी, तो जब वो सब कुछ होना शुरू होगा तो ओल्ड एज की इंश्योरेंस भी आ जाएगी। तो ये मैंने एक होलिस्टिक आपको ओवरव्यू दिया कि दुबई की जो लोग कहते हैं बबल, तो बबल तो नहीं है। बबल इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी इतनी डिमांड है, मैं देखता हूँ इंडिया से इतनी डिमांड है, पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हुए हैं, अगर वीज़ा आज खोल दें सही तरीके से तो फिर देखें यहाँ पर किस तरह से लोग आते हैं, थोड़ा सा वो एक रेजिस्टेंस आ जाती है।
इसी तरह से बहुत सारे और कंट्रीज के, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि कुछ टाइम पर इंडिया के भी अभी वीज़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब एज आई सेड बिफोर कि छोटी सी जगह है, उसको पूरी दुनिया देख रही है। अभी आप सोचें, दमाग आइलैंड का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, पूरा प्रोजेक्ट सोल आउट है। 10 बिलियन, 10 बिलियन दिरहम की सेल हुई है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ लेट्स से आई थिंक कोई महीना, उसके अंदर पूरा सोल्ड आउट था वो। तो वो कौन लोग हैं? और फिर वो पहले होता था कि कैंसिलेशन यूनिट आते थे, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईओआई सबमिट किए हुए हैं कि जैसी कैंसिलेशन यूनिट आएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगला फेज आएगा वो महंगा होगा इससे। तो लोग चाह रहे हैं कि जो जैसी कैंसिलेशन होता है हम दोबारा से डाल दें। आई अगेन एग्री कि थोड़ा सा हॉट है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर ऐसी आग लग गई है कि अब वो एकदम से कम आएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है अगेन वो इस तरह की हैं कि आपको मिनिमम अमाउंट पे करनी पड़ती है। पहले ये होता था कि आप बगैर किसी डाउन पेमेंट के आप अपार्टमेंट, जैसे कनाडा में था पहले, कि बगैर किसी डाउन पेमेंट के आप प्रॉपर्टी ले सकते थे। अब वो नहीं है, आपको 20-25% पे करना होता है, और अगर आप एक्सपर्ट है तो उससे भी ज्यादा पे करना होता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। नहीं, बहुत ज़बरदस्त आपने इसका, आई वुड से छोटा सा ओवरव्यू बड़ा इन डेप्थ था। और इससे जाहिर सी बात है कुछ सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस जो है मेरे दिमाग में आते हैं उस चीज़ के। वो आप सही कह रहे हैं कि जितनी जगह छोटी होगी, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ना सारा का सारा। यहाँ कनाडा में भी जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस एकदम से बढ़ी, वो जाहिर सी बात है इमिग्रेशन, इतनी ज़्यादा 500,000 की इमिग्रेशन हर साल। और मोस्ट ऑफ देम लाइक 60-70% आके जो है वो GTA के अंदर, ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर ही अपने आप को सेटल करते हैं। वो कम्युनिटी से यहाँ पे बहुत बड़ी है। और तो जाहिर सी बात है हाउसिंग यूनिट है नहीं, तो प्राइस बढ़ गई, इस वजह से रेंटल बढ़ गया। जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये समझ में आता है कि अगर हम 10 साल का व्यू लेते हैं, लाइक एक 10 साल मेरे दिमाग में हमेशा से फंसा हुआ है, जैसे मैंने कहा लाइफ साइकिल होता है। 10 साल का आप व्यू लेते हैं फर्ज करें, और आई मीन देखिए, आई नेवर नो कि आप जो कह रहे हैं बात वो क्या पता सच हो जाए। कि वो मेरी वालदा हमेशा कहती है कि ज़बान खल्क कार खुदा होती है। आपने कहा कि हमारे से देखिए साहब, जब तो बिजनेस जो है कनाडा से दुबई मूव कर रहे हैं सारा का सारा, और यहाँ बैठ के टैक्स फ्री इनकम जो है उसको मजे का एंजॉय करें, और एक वार्म वेदर के अंदर रहे, वजह से कि जैसे आज -15 है, और अगले हफ्ते जो बल्कि इस थर्सडे को शायद -20 टेम्परेचर होगा। तो अ, अब 10 साल का व्यू अगर आप लेते हैं इसका, तो आपको क्या नजर आता है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें आप और तेजी देखते हैं डेवलपमेंट के अंदर? एक छोटा कंट्री होने के नाते उसकी जो जो सर्विस डिलीवरी है, जिसे आप कहते हैं ना, जो सरकार ने आपको सर्विस देनी होती है, उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। अगर वो सर्विस अच्छी नहीं है तो फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है, रिगार्डलेस कि अगर आप कितने अच्छे अपार्टमेंट में रह रहे हो, कितनी अच्छी गाड़ी चला रहे हो। तो ये आप कुछ बताइए कि 10 साल का आपको क्या नज़र आता है? आई एम श्योर कि आप, क्या आपकी नेक्स्ट जनरेशन तो अभी दुबई से बाहर नहीं निकलने वाली। हाँ, तो नहीं, दुबई यू एडिक्ट नेवर है। नो। यू नेवर नो। यू नेवर दुबई नो कि एडिक्ट है कहना चाहिए, लेकिन 12। सो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन है, इसके 10 साल का क्या व्यू आपका नजर आता है? हाँ, 10 साल का व्यू गवर्नमेंट का व्यू है, वो मेरा अपना व्यू नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का व्यू है। इनके अपने इंटरनेट पे आप जाके देख सकते हैं 2040 का व्यू क्या है, 2050 का व्यू क्या है। इसके अंदर आगे जाकर जैसे एक्सपो हुआ था, आप सोचे ना, एक्सपो जैसी चीज हुई थी। एक्सपो 2020 जो हुआ था वो तो कोविड आ गया था, फिर वो 2021 में हुआ था। लेकिन जब एक्सपो हुआ था, आई गिव यू एन एग्जांपल नाउ। एक्सपो जब हुआ था तो उस वक्त जब मैं एक्सपो में गया, मैंने कहा यार, और हमने उस पर प्रोजेक्ट पे भी काम किया था, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तो हम लोग काम भी कर रहे थे उसके ऊपर। तो हम देख रहे थे कि यार इतना ह्यूज प्रोजेक्ट विद इन अ फ्यू ईयर्स, लाइक 2 ईयर्स के अंदर वो पूरा बन के आ गया था सामने। आई डोंट रिमेम्बर उसके नंबर्स भी क्या है कि कितने लोग वहां पर आए थे, लेकिन मैसिव प्रोजेक्ट था वो। मतलब बड़े बड़े कॉन्सर्ट सब होते हैं वहां पर। तो मैंने कहा था यार ये इसका क्या करेंगे ये लोग, मतलब इतना ह्यूज काम कर रहे हैं, इसका इवेंचुअली क्या होगा, हमें समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पर। लेकिन जब एक्सपो खत्म हुआ और अब हम देख रहे हैं, तो आप ये सोचें कि दुबई वर्ल्ड, बाय द वे, जो जाइटेक्स जहाँ पर होता है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होता जी। है। तो जब वो वहां पर होता है तो वहां पर पूरी एरिया चौक हो जाता है, क्योंकि वहां पर इतना ट्रैफिक होता है कि यू कैनॉट इमेजिन, पार्किंग नहीं मिलती, बहुत मसले होते हैं। जस्ट अ क्विक ब्रेक, क्योंकि मेरा चैनल यूजुअली एक्सपर्ट्स देखते हैं, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस तरह की जगहों से होते हैं। और जो लोग व्यू कर रहे होते हैं वो तो या तो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, या फिर वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या पूरी दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं।
उन लोगों को जब अपने बैक होम पैसे भेजने होते हैं तो उनके लिए 2 प्रायोरिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि जो उनका रेट है वो बेस्ट इन क्लास रेट हो, उससे अच्छा रेट कोई और ना दे सके। दूसरा ये कि जो पैसे भेज रहे हैं वो एज़ सून एज़ पॉसिबल उनके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएँ या फिर उनके रिलेटिव्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएँ। तो जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है और उसके थ्रू जब भी मैंने पैसे भेजे हैं, क्विक रिसीव हुए हैं और बहुत बेहतर रेट्स मिले हैं कंपेयर टू अदर्स। सो विदाउट फर्दर डू अगर आपको पैसे भेजने हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके जब आप पैसे भेजेंगे तो आपको समवेयर बिटवीन $10 टू $15 जो भी ऐप की टर्म्स एंड कंडीशन उस वक़्त की होंगी, वो आपको मिलेंगे पहले ट्रांसफ़र के ऊपर। सो डोंट वेट एंड मेक योर फर्स्ट ट्रांसफ़र नाउ। अच्छा, नया एयरपोर्ट भी इन्होंने दुबई साउथ के अंदर मूव कर दिया है, तो वो जो अब कुछ अरसे बाद जो सुनने में आ रहा है कि 6-7 साल 8 साल बाद एमिरेट्स की फ्लाइट्स भी उस नए एयरपोर्ट पे जाएंगी। फिलहाल जो ये एयरपोर्ट है इसका क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन वो वहाँ जाएंगी। तो वो मूव कर रहे हैं सारा का सारा साउथ के अंदर। तो जो ये नया जो एक्सपो था ये भी साउथ में था। अब जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ये सेंटर ऑफ द सिटी था। तो ये आपका ये समझ लें कि कराची से एग्जाम्पल लें तो एक्सपो सिटी जो है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी है ना। जब भी वहाँ कोई बड़ी एग्जीबिशन होती है पूरा सिटी जो है ना बंद हो जाता है। वहाँ सिक्योरिटी के मसले हैं या सिक्योरिटी के मसले नहीं है, लेकिन वो फिर भी ट्रैफिक की वजह से मसला हो जाता है। अब जब वो वहाँ मूव कर रहे हैं तो वहाँ की प्रॉपर्टी शूट कर गई हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अब जब ये नई जगह आ रही है और ये पूरा का पूरा सेटअप वहाँ मूव होगा, एयरपोर्ट मूव होगा, तो एक पूरा नया शहर आबाद हो रहा है वहाँ पर। तो ये तो हमें नजर आ रहा है ना, हमारे सामने सामने जो है ना, ये एक्सपो अनाउंस हुआ था आई थिंक 2014 के अंदर, या शायद उससे भी पहले। 10 साल का टाइम था। 10 साल के अंदर मैंने देखा है कि उसके अंदर कितने लोज आए हैं और कितने हाईज आए हैं। तो हाईज तो हमने कोविड के बाद देखे हैं, उससे पहले लोज लोज चल रहे थे, लेकिन रुकी नहीं थी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फायदा यहाँ पर यह है कि वो एक तरह से कोऑपरेशन चल रही होती है। तो जो सीईओ बैठा हुआ है ना, वो उसको कंपनी की तरह चला रहा है, और उसने कस्टमर एक्सपीरियंस के नाम पर जो है वो कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं सुननी, मतलब किसी कस्टमर से। मैं मुझ जैसा एक्सपैट्रिएट भी अगर चाहे, अगर किसी को उसको सर्विस खराब लगती है, वो अपनी बात कह सकता है, और उस बात की जब वो बात कहेगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो वो जो कहते हैं ना कि दुबई में एक्सपर्ट्स की कोई सुनता नहीं है, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो आप चाहे एक्सपर्ट हो चाहे लोकल हो, आपको इक्वली ट्रीट होगा। कोई भी काम आपके साथ हो, आपको सिस्टम ऐसे बने हुए हैं, सारे के सारे काम आपके इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, इस तरह का मुल्क है कि आपको आई स्कैन के थ्रू आपको एंट्री मिलती है। आपको जरूरत ही नहीं है कि जो है ना अपना वीज़ा दिखाएं किसी को या पासपोर्ट दिखाएं, आपको एंट्री वैसी मिल जाती है, एग्जिट भी वैसी मिल जाता है आपको। तो इतनी चीज़ें डिजिटाइज हुई हैं यहाँ पर जो मैंने देखा है इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो 10 साल का तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि कितने लाख पॉपुलेशन एवरी ईयर इनको ऐड करनी है। आई थिंक फ्यू 100,000 पीपल दे वांट टू ऐड एवरी ईयर। तो छोटी सी जगह पर इतने लोग ऐड करेंगे। तो एक चीज़ है जो कि कनाडा में से डिफरेंट है, वो इस तरह से कि अगर कनाडा में जो पॉपुलेशन ऐड होती है ना, तो प्राइसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज वो इंक्रीज करने लगती हैं, क्योंकि वहाँ के जो लॉज हैं, जो बाय लॉज हैं और जो प्रॉपर्टी के लॉज हैं, उसकी वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन स्लो होती है। जबकि यहाँ ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी 1-2 साल के अंदर बन जाती हैं। बड़ी बड़ी टावर जो हैं वो 1-2 साल 3 साल के अंदर बन जाते हैं। कोई मतलब जो नॉर्मल ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम फ्रेम होता है वो 3 साल होता है, मैक्सिमम 3.5 साल होता है, वरना 2 साल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो 2 से 3.5 साल के अंदर आपको टावर बन जाते हैं बड़े बड़े। सो ये एक चीज़ है कि सप्लाई बहुत जल्दी आ सकती है, बट एट द सेम टाइम जो विजन है और जितने लोग आना चाह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है ना, जो आउटस्टैंड करती है पूरी दुनिया से, इन पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, यूके ले लें, कनाडा ले लें, यूएस ले लें, पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा आउटस्टैंड करती है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। मतलब आपने सुना ही होगा कि, और मैंने ये खुद भी किया हुआ है, भरा हुआ मॉल है, आपको फूड कोर्ट में जगह नहीं मिल रही है, आपको जगह मिली, आप अकेले हैं, आपने फोन रखा, अपना फोन और वॉलेट रखा जस्ट टू रिजर्व द टेबल, और फिर अपनी फूड ऑर्डर करने गए, एंड देन वापस आते हैं वो वहीं पर पड़ा हुआ होता है। सो ऐसा कहाँ हो सकता है? सही बात मतलब है। आप अपनी गाड़ी के ऊपर, बहुत सारे लोग सोशल एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि बड़ी पूरा बाजार भरा हुआ है, अपने गाड़ी के ऊपर जो है वॉलेट छोड़ के जाते हैं, भूल जाते हैं एक तरह से, कैमरा लगा के जाते हैं, और 1 घंटे बाद आते हैं वॉलेट वहीं रखा हुआ होता है। ये जो पीस ऑफ माइंड है ना, ये मैं जो काम करता हूँ ना दुबई में यहाँ पर, चले मैं शायद कनाडा में होता तब भी उस तरह से काम कर रहा होता, क्योंकि वहां पर भी शायद पीस ऑफ माइंड मिलता, लेकिन शायद उस तरह का नहीं मिलता कि हम अगर, अब जैसे फर्ज करें, बच्चे जा रहे हैं स्कूल या किसी जगह पर जाना है, और हमने जो है किसी वजह से जाना है, और मेरा बड़ा वाला बेटा अक्सर वो अपनी कीज भूल जाता है। अब वो भूल गया कीज, हमें क्या करना है? अब वो कीज भूल गया, हम चाबी कहाँ लगाएं? चाबी लगा के जाएंगे तो वो शायद वापस आए तो प्रॉब्लम में आ जाए, या मिले ना उसको, खुला छोड़ जाए आप घर को, कोई मसला नहीं है।
सो दिस इज द पीस ऑफ माइंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। सही कह आपको रहे हैं। कतर में मिल जाएगा, ओमान में शायद मिल जाए आपको, शायद सऊदी में भी थोड़ा बहुत मिल जाए, इस रीजन में मिलेगा आपको और बाहर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा, एक थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस हम ये कर लेते हैं कि दुबई और अबू धाबी को अगर हम कंपेयर करें प्रॉपर्टी के हिसाब से या पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और हम एग्रेसिव ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे, लाइक हमारा कोई एग्रेसिव प्लान नहीं है। प्रॉब्ली अगर मैं 40 साल का होता या 35 साल का होता तो आई प्रॉब्ली वुड हैव लुक्ड एट एन एग्रेसिव प्लान। मगर मैं एक ऐसे प्लान को सोचूं दिमाग में कि यार यू नो इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड बी सेफ, एंड इट शुड अर्न समथिंग ऑफ लाइक दैट इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों जगह पे क्या आप कंपैरिजन में क्या चीज देख रहे हैं, किस तरह से करना चाहिए? या देखिए हाँ, अगर आपकी एक ही प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे पहले आपने दुबई जैसी जगह पर नहीं इन्वेस्ट किया हुआ, तो आई वुड रेकमेंड और आई वुड सजेस्ट टू नॉट गो फॉर एनी अदर एमिरेट अनलेस एंड अनटिल, जैसे बहुत सारे लोग अजमान में रह रहे होते हैं, बहुत सारे लोग शारजा में रह रहे होते हैं, उनको पता होता है कि वो कि किस चीज़ में जाना हाथ डालने वाले हैं। जो लोग नहीं रह रहे यहाँ पर, उनके लिए बेहतर ये है कि वो दुबई ही सेलेक्ट करें। उसका सोल रीज़न ये है कि ठीक है, बाकी एमिरेट्स ठीक हैं, रासल खैमा बहुत अच्छा चल रहा है, रासल खैमा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो आ रहा है, सो उसकी प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी जो है ना वो बूम कर रही हैं वहाँ पर, और उससे एडजॉइनिंग जो उमुल कुबैन का एरिया है और अजमान का एरिया है वो भी बूम कर रहा है। बट एट द सेम टाइम जो लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको मैं यही कहूँगा कि वो दुबई में ही लें। उसका रीज़न ये है कि जब आपको रीसेल करनी होती है ना प्रॉपर्टी, तो दुबई ही बिकेगा। जो वो चीज़ें हैं वो बड़ी नीश मार्केट की होंगी, उसके अंदर हो सकता है वो अच्छी चीज़ हो, लेकिन आपकी पहली प्रॉपर्टी है, जबकि आपने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं स्टडी किया हुआ, तो आपके लिए बेहतर है ये, या जिसके लिए भी है, कि दुबई के अंदर ही इन्वेस्ट करें। तो मतलब ये कि जाहिर सी बात है, ये कंपैरिजन में एक वजह इसकी ये भी थी कि जब आप किसी भी चीज़ का रिस्क एनालिसिस करते हैं तो आप ए एंड बी को कंपेयर करके रिस्क एनालिसिस करते हो, तो ये एक चीज़ बात समझ में आ गई मेरी। अच्छा, एज एन एक्सपेट्रिएट जब आप वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या रेंट आउट करते हैं, दोनों सूरतों में आपके क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? अच्छा, सबसे बड़ा जो लोगों को सबसे बड़ा जो दुबई का फ़ायदा है ना, जो अकाउंट खुल जो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो एक तो ये कि जैसे आपका कैनेडियन वीज़ा है, तो आपको वो जैसे आपका कैनेडियन पासपोर्ट है, तो आपको वो मसला तो होगा नहीं कि आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो, तो ट्रैवलिंग आप आराम से कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। बट जो लोग नहीं होते, इंडियन पाकिस्तानी जो होते हैं, उनको एक बहुत बड़ा चार्म ये मिलता है कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं एक सर्टेन लेवल से ऊपर की, लेट्स से 2 मिलियन दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। वो तो 10 साल का वीज़ा होता है, पूरी फैमिली को मिलता है वो। थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन वो आपको वीज़ा मिलता है, 10 साल तक आप आना जाना करें, भले रहें ना दुबई में, कुछ भी करें, तब भी वो चलता रहता है। वर्च्यू ऑफ दैट यू गेट अ बैंक अकाउंट एज वेल। आप बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, और बैंक अकाउंट दुबई का बड़ा ही फायदेमंद है। वो कुछ चीज़ें उसकी ऐसी हैं जो मैं आपको ऑफ लाइन भी बता सकता हूँ, लेकिन बैंक अकाउंट में बहुत फ़ायदा होता है। दुबई के यासीन साहब भी बड़े परेशान हैं हमारे साथ के होते हैं, वो कहते हैं यार मुझे खुलवा के दो किसी तरह से बैंक अकाउंट दुबई का, जब तक आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी जब तक बहुत मुश्किल होता है। सो वंस आपकी गोल्डन वीज़ा हो जाता है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप 7 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी या 7 लाख के बराबर की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपको 2 साल वाला वीज़ा मिलता है। आप ले सकते हैं, आई मीन लेना आपको है तो ले लें, उसमें भी कॉस्ट है आपकी, आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको बैंक अकाउंट खुल जाता है, क्योंकि वो उसके कुछ वो होते हैं, कंडीशंस होती हैं। लेट से अगर आप रेडी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपके नाम पे टाइटल डीड होनी चाहिए, तो बैंक अकाउंट खुल जाएगा। और बैंक अकाउंट खुलने का एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब आप प्रॉपर्टी लेंगे, तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है, रेंट पे देना है, तो उसके रेंट कहाँ आएगा? वो बैंक अकाउंट में ही आएगा। सो बैंक अकाउंट खुल जाएगा आपका। थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको शायद आना पड़े यहाँ पर, आके खोलना पड़े, वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बैंक अकाउंट खुल जाएगा। तो ये बहुत पॉइंट है जो कि लोगों के दिमाग में होता है कि बैंक अकाउंट का क्या होगा। सो बैंक अकाउंट खुल जाता है जैसे ही आप प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो। ऑफलाइन प्रॉपर्टी जब लेते हैं तो उकूद एक चीज़ होती है, वो जब आपको मिलता है तो आपको बैंक अकाउंट खुल जाएगा, और जब रेडी प्रॉपर्टी होगी तो टाइटल डीड मिलते ही आपका ये काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी दिमाग में पहले से होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी लेने का मकसद क्या है। ठीक है, आपका मकसद सिर्फ रेंटल रिटर्न है, लेकिन एसोसिएटेड आपको फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, तो वो भी आपके दिमाग में होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें आपको बेनिफिट कर सकती हैं। अब दुबई की बैंक अकाउंट होने का फ़ायदा एक और मैं आपको बताऊं। फ़र्ज़ करें आपने अपनी कोई कंपनी दुबई में फॉर्म कर ली, आप कनाडा में ही रह रहे हैं, लेकिन आपने दुबई में फॉर्म कर लिया, और सारा का सारा ट्रांजैक्शन यहीं से हो रहा है, तो आप स्ट्राइप का अकाउंट यहाँ से खोलें उसको। और अब आपको, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी थी, तो आपको बैंक अकाउंट खुला हुआ है, अदरवाइज आपको एक नई कंपनी खोलनी पड़ती,
ऑल्दो के आपके पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप शुरू में कर रहे हैं ये काम और थोड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो चल सकती हैं। तो वो काम इतना हो सकता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत अमाउंट करना है और जब बड़ी अमाउंट हो रही है तो फिर आप अपनी कंपनी वैसे ही खोल सकते हैं। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाता है जो कि आपको अगेन वीज़ा के थ्रू मिलता है, तो आप ई ट्रेडर लाइसेंस। अच्छा, ये मैं एक और चीज़ बताऊं, अब आप कह रहे थे ना दुबई कैसे प्रोग्रेस कर रहा था, तो मैं अपने एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि यार मैं अपना एक लाइसेंस, क्योंकि यूट्यूब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं जब तक तो ठीक है, लेकिन जब मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो रही है ना सिर्फ यूट्यूब की बट इटसेल्फ पैसे आना शुरू हो रहे हैं, तो आपके पास कोई लाइसेंस होना चाहिए जिसके थ्रू आप पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में आप रह रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, तो वो एक इलीगल सिचुएशन हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि यार मैं अपना कोई लाइसेंस ले लेता हूँ, बिजनेस लाइसेंस ले लेता हूँ। उस वक्त वो बिजनेस लाइसेंस जब मैं लेने गया तो 22,000 दिरहम्स का आ रहा था एक साल का। ये कोविड के टाइम की बात है, कोविड के कुछ एक साल बाद। लेकिन जब अच्छा, उस वक्त मैंने लिया नहीं, मैंने कहा कि मैं देखता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उस वक्त पैसे भी ज़्यादा नहीं बन रहे थे। लेकिन कुछ अरसे बाद इन्होंने इतना ड्रास्टिक चेंज किया उसको कि वो अब ई ट्रेडर लाइसेंस, अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी मौजूद है, आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, तो आपको ई ट्रेडर लाइसेंस तकरीबन कोई 1500 दिरहम का पड़ जाता है। तो 1500 दिरहम साल का आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद आपका स्ट्राइप भी खुल जाता है। उसके बाद अगर आप अपना कमर्शियल बैंक अकाउंट खुलना चाहेंगे, बिजनेस बैंक अकाउंट खुलना चाहेंगे, वो भी खुल जाएगा। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन थिंक अबाउट वंस यू स्टार्ट थिंकिंग कि दुबई में आना है। आपकी अगर थोड़ी सी कैश फ्लो ऑलरेडी मौजूद है, बिजनेस सेटअप हुआ हुआ है ना, तो अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी आप बहुत सारी चीजें उसमें आपको फायदा हो सकता है। नहीं है, बड़ी मजे की बात आपने बताई। अब देखिए, अब आज इंसान को कंपेयर करना चाहिए, लेट्स पुट इट दिस वे, राइट? अगर हम्म मैं ये आप अगर गौर करें कि मैं मेरी कंपैरिजन इस वक्त क्या हो रही है, मेरा दिमाग क्या किस तरह से काम कर रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ। आई थिंक इट्स इन हम्म द बेनिफिट ऑफ दोज जो कि पोटेंशियली फ्यूचरिस्टिकली शायद आपसे भी मशवरा करेंगे या सोचेंगे इस चीज़ को। वो ये है कि अगर मैं ये देखूं कि मेरी एक प्रॉपर्टी जो कि यहाँ कनाडा के अंदर है और उसकी मुझे रेंटल इनकम कितनी आती है, हम्म और अगर मैं एक प्रॉपर्टी वहाँ लेता हूँ और उसकी इतनी रेंटल इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है कि मैं उसका वहाँ पे जो भी मॉर्गेज है वो पे ऑफ कर सकता हूँ, और मैं अपना बिजनेस भी वहाँ सेट कर सकता हूँ जिसमें मुझे टैक्स बचेगा सारे का सारा। हम्म तो हम्म दैट तो मैथमेटिकली दैट मेक सेंस। हम्म जिस तरह सोच रहा हूँ उस चीज़ को, मिसाल के तौर पे जिस जगह पे जिस घर पे मैं रहता हूँ, इसका हमने 35% डाउन पेमेंट किया था। सो एज टेक्निकली स्पीकिंग उस टाइम पे हम दोबारा न्यू कमर के तौर पे होते कि मैं यहाँ रहा नहीं था इतने लंबे अरसे, तो बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया था मुझे एज अ न्यू कमर। तो जब आप न्यू कमर होते हैं तो आप 35% जब डाउन करते हैं तो आपसे मॉर्गेज के कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाते, नहीं आपकी इनकम के डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाते, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास उस वक्त तो कोई जो जॉब थी वो मैं नहीं, वो जॉब मेरी एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, तो मैं तो अपना काम शुरू किया था जिसमें इनकम मेरी बहुत लो थी। तो 35% डाउन पेमेंट किए, नो क्वेश्चन आस्क, मुझे मॉर्गेज मिल गई। इसकी जो मॉर्गेज मेरी है वो तकरीबन जाती है 1600 कैनेडियन डॉलर मंथली। ठीक है। अगर मैं इसको रेंट आउट करता हूँ घर को, तो मेरा इसका रेंट कम से कम $3,000 होगा, हम्म इससे ज्यादा ही होगा। हम्म तो जितनी मेरी मॉर्गेज जा रही है उससे ऑलमोस्ट डबल मुझे मिल रहा है, या हम्म 1:1 के तौर पे देख लिया। तो अगर मैं $1,500 कैनेडियन लेता हूँ तो, और उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ उसमें दिरहम के अंदर, तो हम्म ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है आपके अच्छा, साथ ये आप सामने। ये कह रहे हैं कि आप अपना फर्ज करें आप छोड़ देते हैं कनाडा और इसको रेंट आउट कर हाँ, देते हैं घर को, मैं और अभी आपको एक दिमाग में 1500। मेरे बात आई है कि इसको भी हम हाँ इसको वी कैन एक्सप्लोर दिस विल बी इंटरेस्टिंग। हाँ तो अगर आप हाँ हाँ फर्ज कीजिए कि मैं कहता हूँ जी मेरे पास $1,500, मेरे पास 1500 कैनेडियन डॉलर है जो मुझे यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है इसको रेंट आउट करने के लिए, और मैं जाके वहाँ रह रहा हूँ जहाँ पे मैं टैक्स सेव कर रहा हूँ। समझ रहे ना बात हम्म आप? तो मैं वो जो हम्म 30-40% में टैक्स में दे रहा हूँ तो वो मैं बचा रहा हूँ। हम्म तो इट मेक्स इट ऑलमोस्ट 3900 दिरहम, हम्म 3,900 दिरहम बनता है। तो हम्म अब हमें एक्चुअली जब जो भी काम करे, तो उन लोगों के लिए जिसने इसको डिसाइड करना हो कि करना है, आई थिंक दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हाँ एज वेल टू लुक एट हाँ। कि लेकिन अगर इसमें इसमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी, जैसे रेंट आउट करना घर कनाडा में वो इतना सिंपल नहीं होगा। वो उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। वो तो चलें ठीक है, अगर वो सही भी हो गया, फिर जब यहाँ आते हैं, अगर तो आप इस सोल पर्पस पे आ रहे हैं
फिर ये कैलकुलेशन इसलिए वैलिड नहीं रहेगी क्योंकि आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे यहाँ पर आने के। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस सेटअप करना होगा, बिजनेस एक्सपेंस होगा। पहले वो तो सारे देखे अनलेस ना, कैपिटल कॉस्ट है अगर आपने किसी जगह पे भी लगानी हो, कोई भी काम करना हो। लेकिन अगर हाँ, आप उसको अगर ऑफसेट कर आपने रहे हैं, करना ही है, हाँ अगर आपने करना ही है ये काम, हाँ, फिर तो वेल एंड गुड, बिल्कुल, तो कहते हैं फिर कि तो ऑफसेट जबरदस्त आप है। कर रहे हैं किस तरह से कि आप जो यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं हैवी किस्म हम्म का वहाँ पे। लेकिन देखिए हर चीज के वही बात है ना कि कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लाइक यहाँ पे मेडिकल केयर, बहुत लोग बहुत बुराइयां एग्जैक्टली। करते हैं उस मेडिकल केयर की, लेकिन स्टिल मेडिकल केयर तो है ना। लाइक हम्म 25 साल तक बच्चों की दवाएं फ्री हैं ऑन्टेरियो के अंदर। कोई भी हम्म प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो है वो फ्री है। तो हम्म या हेल्थ केयर जो है वो फ्री है, चाहे क्रिटिकल इलनेस हो जो भी किसी किस्म की हो। हम्म टाइम जरूर लग सकता है डील करने में, लेकिन जिसका होता है वो चल जाता है। तो ये तो बड़े आपने जो है ना बड़े क्या कहते हैं सैर हासिल जो है गुफ्तगू करके, और मुझे अ, ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मुझे एक्चुअली इसी साल दुबई विजिट करना चाहिए आप, सबसे पहले तो हाँ ये। हाँ बिल्कुल आप विजिट करें। और आप देखें आपके यहाँ पर। साथ उन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए जिनकी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम्म मैं जिस तरह से सोचता हूँ ये कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 70 ईयर्स के अंदर, जब मैं 70 ईयर्स का होऊंगा, तो अगर मैं जिंदा रहा उस वक्त, तो मेरे पास जो है वो वेल्थ क्रिएशन के क्या मौके होंगे। तो जैसे जैसे आप एज में बढ़ते जाते हैं और आप हम जैसे लोग जो नौकरी पेशा लोग रहे सारी जिंदगी, आप अपना काम करें, तो उनके वेल्थ क्रिएशन के मौके एक्चुअली कम होते जाते हैं एज यू ग्रो इन योर एज। हम्म अनलेस कि उनकी सेविंग जो है उसको वो काम पे तो लग रहे हैं। सो कंपेयर ये हम्म करना है कि वो ईटीएफ में रखी हुई सेविंग जो रिटर्न दे रही है एज कम्पेयर टू दैट, आप मैथमेटिक्स अगर कुछ करें उसका तो। अच्छा, उसमें ये भी है ना कि हम्म, ईटीएफ वाली जो इन्वेस्टिंग है वो आप जैसे जैसे 60 ईयर्स के ऊपर आ जाते हैं तो वो फिर बड़ी खतरनाक हो जाती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर अगले 10 साल के लिए नीचे रहती है तो या नीचे चली जाती है, तो फिर तो आपकी जो टोटल लाइफ सेविंग है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसी वजह से जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग होती है वो एज डिपेंडेंट भी होती है, कि आपकी जो एज है वो उसके हिसाब से उसको आप पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना जी होता जी, है। मैं वही अच्छा, मैं एक और चीज़ बड़ी हम्म, इंटरेस्टिंग, देन यू कैन कैरी ऑन। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं कनाडा से जो कि वेल ऑफ होते हैं, और उनको लाजमी एक प्रॉपर्टी लेनी होती है कनाडा यूएई में। और उसका रीज़न ये होता है कि यार हम जब एज थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना, तो हमें कनाडा की सर्दी जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो हमें जो है ना विंटर्स में जो है ना हमें ये जगह चाहिए। और बहुत ज़बरदस्त जगह होती है विंटर्स के अंदर, मतलब 6 महीने तो ऐसा ज़बरदस्त मौसम होता है कि यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या वेदर होता है और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। तो वो जो है ना एक चार्म है लोगों को, जो मैं देखता हूँ सेकेंड होम का यहाँ पर। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जस्ट तो थोड़ा सा हल्का सा डेविएट करते हैं कन्वर्सेशन को यहाँ से, हम वापस उधर ही आएंगे। तो लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, कि अगर मुझे कोई ऑप्शन देना कि आपको विंटर में कहीं जाके रहना है, तो हम्म आप कहाँ जाके रहेंगे, तो मैं पता है हम्म कहाँ जाके रहूंगा। हम्म मैं कोलंबो में रहूंगा जाके, कोलंबो में रहेंगे, श्रीलंका में? श्रीलंका में। अच्छा हाँ, अच्छा। तो क्योंकि अच्छा श्रीलंका बहुत सस्ता है भाई, अगर आप कंपेयर करें हाँ उसको हाँ हर हाँ। चीज़, हर चीज़ सस्ती है, खाना पीना रहना, किराए, हर चीज़ सस्ती है। इट्स ब्यूटीफुल। लाइक वो नेचर बहुत ज्यादा है, जबकि आपको दुबई में नेचर तो है। नेचर नहीं मिलती। अ, हाँ सही बात है। एक दूसरी जगह जो मेरे दिमाग में आती है वो काठमांडू आती है, मगर काठमांडू तक जाना जरा थोड़ा सा लाइक ज्यादा ट्रबल सब है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट कोलंबो इज प्रॉब्ली द सेकंड चॉइस मेरे पास होगी, या इस्लामाबाद होगी फिर। तो हम्म खैर, अ, तो ये चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक जैसा कि हमने शुरू में भी कहा, इसको डिस्कस किया, और हम अपने मनी माइंडसेट मास्टर क्लास में भी इसको बहुत इम्फेसाइज करते हैं इसके ऊपर, कि जो वेल्थ क्रिएशन का डिसीजन है ना, वो जितने अर्ली लेंगे ना अपनी एज में, जितने अर्ली लेंगे उतना ज़रूरी है। हम्म अ, हम्म तो फॉर इंस्टेंस मैं जैसे अपनी बच्चियों से बात कर रहा होता हूँ, मैं उनको बड़ा, एक मेरा कोशिश है कि मैं उनको ज़रा उनको ब्रेन वॉश करता रहूँ। जो कुछ मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं सीखा, 45 साल के बाद समझ में आया कि यार करना क्या चाहिए। सो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते, लाइक मेरे ख्याल में अभी तक हमारे मास्टर क्लास में 30 लोग आए, 30 में से किसी किसी का भी ये सोच नहीं थी, इतनी लंबी सोच नहीं थी, राइट। हाँ तो अगर आप ये चीज़ 25 साल की उम्र में डिसाइड करते हैं कि मुझे अपने सेविंग कैसे करनी है या मुझे आगे कैसे चलना है, तो आई थिंक उनके लिए भी
दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। मैं अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो इसको सोचे और उनको भी एजुकेट करो। लाइक मैंने बड़ी बेटी का ऑलरेडी ETF अकाउंट खुलवा, सॉरी उसका TFSHA का अकाउंट खुला हुआ है और वो उसमें पैसे डाल रही है। लाइक शुरू में जब पैसे डाले, जब से 4-3 साल पहले डाले हमने, तो वो डिप आया, आपको पता है, एक बड़ा जबरदस्त कोविड के टाइम के ऊपर काफी पैसे निकल गए थे। तो वो मुझे बार बार कहती थी, बाबा इसमें तो पैसे कम हो रहे हैं, बाबा इसमें तो पैसे कम हो रहे हैं। अच्छा, पिछले साल मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको पता है यहाँ की मार्केट ने तकरीबन 32% का रिटर्न दिया। तो अब नहीं मैं बस बता रही कि पैसे कितना है। तो मैं सो दिस इज एन एजुकेशन, आई थिंक, जो आप भी काम कर रहे हैं वली, ये बहुत अच्छा काम है। लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है अपनी वो ना सिर्फ सेव करें बल्कि वेल्थ को जनरेट करें और चीज़ें के लगे थे। क्योंकि जरे मैं सिंपल मिसाल ये दूंगा कि मैं जिस एज में हूँ और मुझे मुझे अभी नजर आ रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए। जो हमारे पास अगर सेविंग है तो उसको किस तरह लेके चलिए, अपने लिए नहीं करना चाहिए तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसके ऊपर फैसला करना चाहिए। क्योंकि नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, घर का या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, ये तो अभी आपने थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन आज हुई है ना, तो ये अभी आप फर्दर आप थोड़ा सा उसमें रिसर्च करेंगे तो ये एक दिन का नहीं होता। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी मैं, क्योंकि एक कंपनी के साथ एसोसिएट भी करता हूँ, उन लोगों के साथ मैं जब कोलैबोरेट करता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा बल्कि ये क्वेश्चन कि यार तुम्हारी जो लीड्स होती हैं ये कितनी जल्दी कन्वर्ट होती हैं। तो उसने बताया कि यार कुछ लोग तो कभी कभी 1 दिन 2 दिन के अंदर कर देते हैं डिसीजन, लेकिन वो लोग होते हैं ऑफकोर्स जिनका ऑलरेडी सब कुछ उन्होंने रिसर्च की भी होती है। वरना अगर कोई नया बंदा आता है ना, उसको 3 से 6 महीने लगते हैं कन्वर्ट करने में। तो 3 से 6 महीने का टाइम चाहिए होता है आपको रिसर्च करने में, डिसीजन लेने में, ये सारा इवेंचुअली करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं। और क्रॉस बॉर्डर आप कर रहे हैं काम तो उसमें और चीज़ें भी आ रही होती हैं। अगर दुबई में रहते हुए अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन आप जब बाहर से आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, और बहुत सारे एडवांटेजेस जो आपको मिल सकते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं, जो आपको कोई जो एजेंट है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, और उसका मैं ये उसका बेंचमार्क ये है कि इन लोगों की जो रिकरिंग सेल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो अगर उन्होंने किसी के साथ एक दफ़ा काम कर लिया तो मैंने ये देखा है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टाइम वो कस्टमर दोबारा भी लेता है। और आसान नहीं है दोबारा किसी को लेना, तो अगर 40% ऑफ द टाइम उन लोगों ने दोबारा लिया है तो इट मीन्स कि उन लोगों ने कोई वैल्यू क्रिएट करके दी है उनको। जब भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बंदे के साथ जा रहे हैं वो आपको पूरी तरह से एजुकेट करे। इट टेक्स अ बिल्कुल, लॉट ऑफ टाइम। जो एब्सोल्युटली। एजेंट्स होते हैं उनको बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। हाँ, और मैं बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो आपका भी, मैं जिस तरह से आपको अप्रिशिएट कर रहा था, यही वजह थी कि ये एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वो सवाल तो ऐसी बात है जो मेरे दिमाग में मुसलसल आ रहे हैं। अब वो एक डिसीजन में कब कन्वर्ट होंगे, वो एक एक दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। और जैसे आपने कहा कि एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। और ये मैं अप्रिशिएट आपको इसलिए करूंगा, ये आप ही की वजह से हुआ है। इसका पूरी जो इल्जाम है मैं आपके सर दे रहा हूँ कि ये आपने जो है इतनी सारी चीजें जिक्र करते रहे चीजों का, और मैं आपकी पॉडकास्ट देखते रहा, तो मुझे ये ट्रिगर किया कि मैं इसको लेके चलूं और आपसे पूछूं और आपसे मशवरा करूं इस सिलसिले में। लेकिन जिस किस्म की चीजें मशवरे के तौर पे ही होती हैं, अल्टीमेटली डिसीजन भी अपना होता है और रिस्क भी अपना ही होता है, और रिस्क बिल्कुल भी अपना ही बिल्कुल। होता है। रिस्क भी अपना ही होता है। तो ये मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूंगा बोली कि आपने आज थैंक यू वेरी टाइम मच। निकाला इतना आपकी इतनी लेट नाइट में, और मुझे इतना एजुकेट किया। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस कन्वर्सेशन से और आपकी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इससे वो लोग जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, अगले हफ्ते, 15 दिन में, या 10 साल के बाद, वो मुसलसल एजुकेट होते रहेंगे दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। एग्जैक्टली वो इसी तरह से है ना कि जितना आप फुटप्रिंट छोड़ते जा रहे हैं डिजिटल, वो आपके, और ये वैलिडेशन भी होती है। मतलब ये आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है। और मैं नेगेटिव इसलिए नहीं बोलूँगा अपने लिए, क्योंकि मैं तो जो भी कर रहा हूँ वो पॉजिटिव माइंडसेट से कर रहा हूँ। लेकिन ये कि वो, अच्छा ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई आपकी, ऐसा क्यों हुआ? वे भी स्टॉप है। नहीं, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, लेकिन वो आ रहा था कि हमाज रिकॉर्डिंग हैज़ स्टॉप वो ड्यू टू कॉल आ इनकमिंग रही थी कॉल। मेरी। अच्छा, ड्यू टू इनकमिंग कॉल, ओके। हाँ, वो मैंने बंद कर दी, बेटी की कॉल आ रही थी। अच्छा ठीक है, सही है, इसको बस रैप अप करते हैं फिर। ओके, सही है।
सो नहीं, सो ये डिजिटल फुटप्रिंट का जो हमने शुरू में बात की थी वो यही थी ना कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो आपका नज़र आ रहा है, और ये आगे 10 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक ये डिजिटली रहेगा। और यही चीज़ मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, जो लोग देख रहे होते हैं, मैं कहता हूँ कि आप 5 साल पहले तो नहीं थी मेरी, जैसे 3 साल पहले की वीडियोस देख लें, उसमें मैं क्या कह रहा था और अब क्या कह रहा हूँ। तो हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें चेंज हुई हों, जो कि मुझे याद नहीं पड़ा कि किसी चीज़ के बारे में मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिया हो, लेकिन लोग ग्रो करते हैं, दे आउट ग्रो एंड दे चेंज देयर स्टैंसेस एज वेल, विच इज़ परफेक्टली फाइन। बट आप देख सकते हैं कि पीछे क्या हुआ था। सो ये अपने लिए लेसन भी रहता है। और बाकी ये कि हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग आधा टाइम तो अपने व्हाट्सएप के ऊपर होते हैं, तो अगर हम इसको इस तरह की पॉडकास्ट कर लें नदीम भाई के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा एक दफ़ा बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आई थिंक ये जो क्या कहते हैं, नॉलेज शेयरिंग है ना, देखिए जो भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, सो अबाउट नॉलेज शेयरिंग। तो भारत में आपको बहुत दोबारा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना टाइम दिया। और जब मैं दुबई आऊँगा तो इसको एक क्रेजी में कम से कम 2-3 दिन सिर्फ आपके साथ घूमने फिरने में लगाऊंगा, देखने में लगाऊंगा क्या श्योर, हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ताकि वो फीलिंग डेवलप हो और एक डिसीजन लिया जा सके। फिर उसके लिए बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त, चले यार, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी हाँ। मच।